हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग ऑन किलिंग अ ट्री जो पोएम है उसे लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन इसका मतलब भी समझेंगे, इसका समरी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और एंड में जो क्वेश्चन आंसर है उसे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑन किलिंग अ ट्री जी पटेल द्वारा लिखी गई है, जो कि एक प्रैक्टिसिंग फिजिशियन है, मतलब वो एक डॉक्टर हैं और वो मुंबई में रहते हैं। उन्होंने कई सारी, इस फर्स्ट पैराग्राफ में आप अगर पढ़ेंगे तो पता चलेगा, कई सारी पोएम्स उन्होंने लिखी है। उनका जो पोएट्री लिखने का स्टाइल है उसमें वो आयरनी जो है उससे उसका यूज़ करते हैं और उसके माध्यम से अपना जो भी है वो मैसेज देते हैं। तो ऑन किलिंग अ ट्री एक्चुअली एक काइंड ऑफ मैनुअल है। ये जो पोएम है ये एक मैनुअल है कि इसमें बताया जा रहा है किस तरह आप एक पेड़ को मार सकते हैं। या ध्यान दीजिएगा कि ये कटिंग अ ट्री नहीं है, दिस इज़ किलिंग अ ट्री, बिकॉज ट्रीज़ आर ऑल्सो अ लिविंग बींग। ओके, और हम लोग सिर्फ एक पेड़ जो काटते हैं तो मतलब वो एक तरह का जीव हत्या है। वो ये इस पोएम के थ्रू ये चीज़ समझाने का कोशिश कर रहे हैं। और आयरॉनिकली इस मतलब उनका जो ये जो पोएम है इसमें टोन आयरॉनिकल है, मतलब वो मैसेज देना चाह रहे हैं यूज़र्स को, जो रीडर्स हैं उनको, कि हमें पेड़ नहीं काटना चाहिए, पेड़ हमें इतना कुछ देती है, पेड़ एक लिविंग बीइंग है, उसे हमें नहीं, अगर हम आज उसे क्षति पहुंचाएंगे तो कल को हम ये हमारे ऊपर ही फिर वापस आएगा। तो ये मैसेज देना चाहते हैं, लेकिन कन्वे कर रहे हैं ये करके कि देखो भाई ऐसे नहीं पेड़ मरेगा। मतलब तुम अगर इसका एक टहनी काट दोगे या फिर इसे पेड़ को तुम एक ये जो सौ होता है उससे लेकर अगर तुम काट देते हो तो भी पेड़ मरता नहीं है। उसे मारने के लिए अल्टीमेटली तुम्हें क्या होता है, उसका जो जड़ है उस जड़ को पूरा मिट्टी से निकालना पड़ता है, तब जाके एक पेड़ मरता है। और इसके द्वारा वो और एक मैसेज देना चाहते हैं कि अगर हमारे भीतर भी अगर कोई बुराई है तो वो बस ऐसे ही नहीं ख़त्म होगा, उसके लिए हमें उसे जड़ से ख़त्म करना पड़ता है। ये मैसेज भी वो देना चाहते हैं। तो चलिए लाइन बाय लाइन जब पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। लाइंस पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे इस पोएम के बारे में जो दिया हुआ है वो पढ़ लेते हैं। द पोएम्स टाइटल ऑन किलिंग अ ट्री एस्टैब्लिशेस आयरनी एट द वेरी आउटसेट। मतलब स्टार्टिंग में ही इसका जो टाइटल है ये ही आयरनी का जो थीम है इसको सेट कर देता है। आयरनी मतलब आप समझ रहे हैं राइट, दुखद, विडंबना जिसे हिंदी में कहते हैं। मैं यहाँ पे सिंपल दुखद लिख देता हूँ। अगर आप भी मेरे साथ साथ अपना बुक में पढ़ रहे हैं तो आप भी मीनिंग्स लिखते जाएं तो अच्छा होगा आगे के लिए। इट इज़ ऑलमोस्ट एज इफ द एक्ट ऑफ कटिंग डाउन अ ट्री बिकम्स अ सेरेमोनियल टास्क। मतलब इस पोएम के थ्रू वो ये बता रहे हैं कि किस तरह हम लोग धीरे धीरे, 3 स्टैंजा में ये पोएम बटा हुआ है, तो किस तरह धीरे धीरे हम लोग, ऐसा लग रहा है कोई एक हम लोग टास्क अचीव करने जा रहे हैं। सेरेमोनियल टास्क मतलब कोई ऐसा टास्क जो मतलब ऐसा लग रहा है हम लोगों ने कुछ अचीव कर लिया है और जैसे ही वो टास्क ख़त्म होगा तो हम लोग उसे सेलिब्रेट करेंगे। सेरेमोनियल मतलब होता है सेरीमनी, मतलब जैसे कोई ओकेजन, सेरेमोनी। तो किस तरह हम लोग एक ट्री को जब स्टेप बाय स्टेप काटते हैं या मारते हैं तो किस तरह हमारे लिए वो एक सेरेमोनियल टास्क होता है, वो ये बता रहे हैं। वेरी एविडेंटली द पोएम रीड्स एट 2 levels. The first of the meticulous task of killing a tree, the second the perversity and tragedy of the action. तो इस पोएम को हम लोग 2 भाग में बांट सकते हैं। पहला, द मेटिकुलस टास्क ऑफ किलिंग अ ट्री, माने ये जो इतना जो जिस काम में इतना एफर्ट लगता है, ये ट्री ऐसे ही नहीं मरता है, मतलब उसे हम लोग ऐसे ही नहीं मार सकते, बहुत ज़्यादा एफर्ट। तो मेटिकुलस मतलब होता है जिसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगे।
टास्क ऑफ किलिंग अ ट्री। और सेकंड पार्ट में है कि उसका इफ़ेक्ट क्या होगा। एक ट्री अगर हम लोग ऐसे धीरे धीरे ट्री काटते जाएं तो उससे क्या, ये एक ट्रेजिडी ही है। अगर हम लोग धीरे धीरे नेचर को इस तरह क्षति पहुंचाएंगे तो ये ह्यूमन काइंड के लिए एक ट्रेजिडी है। द मैन शुड सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय द एनवायरनमेंट। अगर हम लोग धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, अपने पर्यावरण को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। द पोएट इन्वोक्स द लिरिसिज्म इन नेचर्स रेजिलियंस इन द फर्स्ट टू स्टैंजा। पहले दो स्टैंजा में पोएट जो है नेचर का रेजिलियंस मतलब हो गया एक काइंड ऑफ लरना, आप बोल सकते हैं कि कोई भी उसको क्षति पहुंचाता है तो वो किस तरह अपना बचाव करती है या किस तरह वो रिवर्ट बैक करती है, किस तरह वो उसका सामना करती है डट के। तो पहले दो स्टैंजा में ये बताया जा रहा, और किस तरह बताया जा रहा है इन इमेजेस ऑफ फीडिंग ट्री एंड अ हीलिंग ट्री। किस तरह फीडिंग ट्री मतलब ट्री किस तरह अपना खाना बनाता है, वो इस फर्स्ट दो स्टैंजा में दिया गया है। हीलिंग ट्री मतलब अगर उसे कोई चोट पहुंचती है या कोई काटता है तो वो किस तरह खुद ही अपने घाव भर लेता है, पहले दो स्टैंजा में ये बताया गया है। द फॉलोइंग टू स्टैंजा, लास्ट का जो दो स्टैंजा है, क्रिएट अ सेंस ऑफ हॉन्टिंग इन द मेथोडिकल एनालिसिस ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ अ ट्री। और लास्ट के जो दो स्टैंजा है उसमें एक काइंड ऑफ पूरा स्टेप बाय स्टेप मेथोडिकली किस तरह हम लोग एक पेड़ को मार सकते हैं तो उसके बारे में बताया गया है। द पोएट राइट्स इन फ्री वर्स थ्रू द फाइन डिटेल ब्रिलियंट इमेज लॉजिकल सीक्वेंस एंड कन्वर्सेशनल ईज द पोएट ब्रिंग्स फॉर्म एंड मीनिंग टू दिस पोएम। मतलब किस तरह ये किस भाषा में या किस इनका पोएम लिखने का क्या शैली है ये बता रहे हैं इस लाइन में। तो कोई भी आप पोएम पढ़ते हैं तो दोस्तों आप ये जो पोएम के बारे में जो चीज़ बताया रहता है वो ज़रूर पढ़ें। उससे क्या होता है, थोड़ा बहुत आइडिया क्लियर हो जाता है और चीज़ें समझ में भी आने लगती हैं। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री। लाइन बाय लाइन हम लोग समझेंगे क्योंकि आप जानते हैं कि 11-12 में ऐसे ही सीन अनसीन आपको चैप्टर से कोई भी या फिर पोएम से कोई भी लाइन दे देगा और उसके बारे में क्वेश्चन पूछेगा। तो ये बहुत ही ध्यान से आप लोग सुने, और नहीं भी अगर होता है तो आप पॉइंट्स नोट डाउन भी कर सकते हैं। इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री। ट्री कोई ऐसा आसान सा, यहाँ पे इनफैक्ट जो जी पटेल जो हमारे पोएट हैं वो ये बोलना चाह रहे हैं कि हम इंसानों जैसा नहीं है ये पेड़ कि एक छुरा मारा और वो मर गया या फिर गाड़ी से टक्कर लगी ये मर गया। ट्री बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग लिविंग थिंग है। ओके, वो ऐसे नहीं मरता है, बहुत टाइम लगता है उसे मारने में। नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ, मतलब जैब मतलब होता है वार, मतलब छुरा से अगर वार किया जाए तो वो नहीं मरता है। नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट, इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ। वह धीरे धीरे वो बड़ा हुआ है धीरे धीरे। कंज्यूमिंग मतलब कंज्यूम करना मतलब खाना, या फिर यहाँ पे इनफैक्ट हो गया अर्थ। कंज्यूमिंग द अर्थ मतलब अर्थ के ऊपर जो पेड़ जो होता है उसको खाना कहाँ से मिलता है, वो अर्थ से ही, मिनरल्स और फिर पानी जो मेन ज़रूरत है वो सब कुछ अर्थ से ही लेता है। तो वो धीरे धीरे जो पेड़ है वो कंज्यूमिंग द अर्थ से ही अपना खाना ले के बड़ा हुआ है, ग्रो किया है। राइजिंग आउट ऑफ इट, राइजिंग आउट ऑफ इट मतलब अर्थ से, राइजिंग मतलब पेड़ निकला है, राइजिंग आउट ऑफ अर्थ। ओके, ये पेड़ है। फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट मतलब ये जो अर्थ क्रस्ट है यहाँ से अपना जो रूट होता है पेड़ का वो सारा ज़रूरत का सामान लेता है। फीडिंग मतलब इसी के ऊपर उसका भोजन मतलब जो भी फूड है उसका वो डिपेंड करता है।
तो क्रस्ट यहाँ पे इट क्रस्ट मतलब अपॉन इट्स क्रस्ट मतलब अर्थ क्रस्ट। एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, कई सालों से वो जो सूरज है उसका सनलाइट को एब्जॉर्ब कर कर के, हमें पता है, हमने लाइफ साइंस में पढ़ा है कि पेड़ जो है अपना खाना अपने पत्तों में बनाता है। तो और उससे बनाने के लिए जो सबसे मेन एक इंग्रेडिएंट होता है वो होता है सनलाइट। तो ये सनलाइट ले लेके एब्जॉर्ब करके इसने एयर वाटर लेके इसने ये अपने को खाना दिया है या फिर अपना खाना बनाया है। एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड स्प्राउटिंग लीव्स। एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड मतलब यहाँ पे देखिए दिया हुआ ट्री बार्क विच इज़ प्रोबेबली रफ एंड हैज़ मार्क्स, मतलब आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड, ये जो पेड़ बना है उससे क्या है, लीव्स जो है वो निकला हुआ है। लेप्रस हाइड मतलब ये जो इसका जो तना है, इसे यहाँ पे कहा जा रहा है लेप्रस हाइड। क्या होता है, उससे लीव्स निकला रहता है। आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड मतलब उसके तने से स्प्राउटिंग लीव्स, स्प्राउटिंग मतलब निकला हुआ, निकलना, लीव्स निकले हुए हैं। ठीक है, अब हम लोग चलिए आगे के स्टैंजास पढ़ते हैं। ओके, तो उस पैराग्राफ में मेनली ट्री के बारे में बताया गया कि थोड़ा एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। क्या क्या बताया गया हमें कि ऐसे ही ट्री नहीं मरेगा एक सिंपल छुरा भोंकने से। देखिए मैं रिकॉल करने का कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग भी ट्राई करें रिकॉल करने का। वो अर्थ को कंज्यूम कर करके बड़ा हुआ है। सनलाइट एयर वाटर, ईयर्स ऑफ सनलाइट एयर वाटर एब्जॉर्ब करके बड़ा हुआ है। और इसका जो तना है लेप्रस हाइड है, उसमें से स्प्राउटिंग लीव्स मतलब लीव्स निकला हुआ है। तो ये हो गया ट्री के बारे में। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस तरह उसको मारना है। ठीक है, सो हैक एंड चॉप मतलब हैक एंड चॉप मतलब उसे पकड़ो और चॉप करो, काटो। मतलब ये जो एक्स होता है उससे जो ऐसे ऐसे करके आहार करो ताकि वो कटे। बट दिस अलोन वोंट डू इट, इससे सिर्फ नहीं होगा। तुम उसे पकड़ के अगर काटोगे तो उसी से ये नहीं होने वाला है। मतलब क्या नहीं होने वाला है, देखिए ये सब लाइन आपको दे सकता है, पूछता है अलोन वोंट डू इट, सो व्हाट वोंट बी डन, ऐसे पूछ सकता है। तो मतलब ट्री वोंट डाई यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि दिस अलोन वोंट डू इट मतलब इससे ही सिर्फ ट्री नहीं मरेगा। नॉट सो मच पेन विल डू इट, और इससे जो पेन पैदा होगा काटने से, वो पेन भी काफ़ी नहीं है ट्री को मारने के लिए। द ब्लीडिंग बार्क विल हील, हम लोग देखे होंगे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ही कभी भी क्या होता है कि कोई पेड़ पे अगर कोई कहीं कट जाता है तो वहाँ से एक ये टाइप का निकलता है, एक गम टाइप का, रेजिन टाइप का कुछ निकलता है। वो क्या होता है एक्चुअली ट्री को हील करने में, उसके घाव को भरने में मदद करता है। आम के पेड़ में भी आपने देखा होगा, बहुत सारा पेड़ है ऐसा जिसमें हम लोगों ने देखा होगा। तो वो ट्री को हील करने में उस पार्ट को, ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए, उसमें मदद करता है। तो द ब्लीडिंग बार्क विल हील, ब्लीडिंग मतलब जो बहना, खून एक्चुअली नहीं, बट जो भी उसमें से जो भी रस निकल रहा है, और बार्क मतलब हो गया उसका चमड़ा मतलब छाल, तो वो हील हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स, ये एक्चुअली यहाँ पे बताना चाह रहे हैं लेखक कि सपोज़ हम लोगों ने एक पेड़ को काट दिया, काटने के बाद ऐसा हो जाता है पेड़, तो अगर हम लोग काट देते हैं तो ये जगह अपने आप हील हो जाएगा और यहीं से फिर से छोटा छोटा टहनी निकलेगा। ये आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे पेड़ में ऐसा होता है। तो इसका मतलब क्या, पेड़ अभी मरा नहीं है। तो यही वो बता रहे विल एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, ग्राउंड या फिर क्लोज टू द ग्राउंड मतलब यहाँ से भी निकल सकता है, ज़मीन के पास से ही फिर से निकलेगा क्या, कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स। कर्ल्ड मतलब घुंघरैला, ग्रीन मतलब ऑब्वियसली ग्रीन,
और ट्विग्स मतलब छोटी छोटी टहनियाँ। मिनिएचर बोज which if unchecked will expand again to former size। मिनिएचर बोज मतलब छोटा छोटा पेड़, छोटा पेड़। विच इफ अनचेक्ड, अगर उसे फिर छोड़ दिया जाए तो फिर से ये बड़ा होके एक पेड़ का रूप ले लेगा। तो इसका मतलब इतना से पेड़ नहीं मरने वाला है। ओके, तो सेकंड स्टैंजा, अगर ये स्टैंजा आपको दे देता है, बोलता है यहाँ पे क्या बताया गया, तो यहाँ पे हम ये बताया गया है कि किस तरह से पेड़ नहीं मरता है। मतलब उसको अगर हम लोग हैक एंड चॉप करें उससे वो नहीं मरेगा। क्या होगा उससे, क्या होगा, उसका ब्लीडिंग बार्क अपने आप हील हो जाएगा और वहाँ से छोटा छोटा टहनी निकलेगा, जो कि कल को जाके फिर से बड़ा पेड़ में टू फॉर्मर साइज, मतलब जो पहले का जिस तरह का इसका पेड़ था उस वैसा ही बन जाएगा ये छोटा छोटा पेड़। तो अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको क्या करना है अगर आपको पेड़ को मारना है तो। ओके, नो द रूट इज टू बी पुल्ड आउट। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि रुक जाओ, ऐसे नहीं होने वाला है, तो क्या करना पड़ेगा। द रूट इज टू बी पुल्ड आउट मतलब पेड़ का जो जड़ है उसे निकालना पड़ेगा। पुल्ड आउट मतलब निकालना। आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ। एंकरिंग अर्थ क्यों बोला जा रहा है, ये बहुत टाइम आता है एग्जाम में, वही एंकरिंग अर्थ। एंकरिंग अर्थ मतलब होता है, एंकर मतलब होता है जकड़ के रखना। ये जो शिप का आपने देखा होगा, ऐसा शेप का जो एक तो कुछ रहता है, उसे एंकर कहा जाता है। वो पानी में ऐसे करके वो लोग डाल देते हैं, वो क्या करता है, शिप को पकड़ के रखता है। तो एंकरिंग अर्थ मतलब क्यों एंकरिंग अर्थ बोला जा रहा, क्योंकि पेड़ का जो जड़ है वो पेड़ को मिट्टी से जकड़ के रखता है, इसीलिए इसका जो रूट है उसे एंकरिंग अर्थ से, मतलब जो जकड़ा हुआ रूट है उसे अर्थ से निकाल फेंकना पड़ेगा। इट इज़ टू बी रोप्ड एंड टाइड। उसे क्या करना पड़ेगा, इसकी जो छोटी सी ये है जो पेड़ है, उसे पहले उसे बांधना पड़ेगा। रोप्ड एंड टाइड एक ही चीज़ हुआ, मतलब रस्सी से बांधना पड़ेगा। और फिर एंड पुल्ड आउट स्नैप्ड आउट। पुल्ड आउट मतलब खींच के निकालना पड़ेगा, या स्नैप्ड आउट अगर टूट जाता है तो भी तोड़ के निकालना पड़ेगा, जैसे भी हो। और पुल्ड आउट इंटायरली, अगर वो पूरा ही निकल जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो तोड़ के ही निकालना पड़ेगा। जड़ को 2-3 टुकड़ों में तोड़ के निकालना पड़ेगा। तो ऐसे करके आपको रूट को निकालना पड़ेगा। आउट फ्रॉम द अर्थ केव। अर्थ केव क्यों बोला जा रहा, आपने देखा होगा कि अगर कोई पेड़ का ऐसे निकल जाता है मिट्टी से, तो वहाँ पे एक गड्ढा टाइप का बन जाता है, तो इसी को बोला जा रहा अर्थ केव। जो छोटा सा गुफा, केव मतलब तो गुफा होता है, बट जब ये निकल जा रहा जड़, तो फिर एक जो छोटा सा गुफा टाइप का बन जा रहा, उसे कहा जा रहा अर्थ केव। आउट फ्रॉम द अर्थ केव एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज। स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है रूट को। रूट इज स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री। तो अब क्या हो रहा है, जब निकल जा रहा तो पेड़ रूट जो है वो एक्सपोज हो गया। मतलब एक्सपोज हो गया मतलब इतना दिन तो वो मिट्टी के भीतर था, अब वो बाहर आ गया है। और यही है असली इस पेड़ का जो शक्ति जिसे कहते हैं, जो मेन स्ट्रेंथ है वो इसी में है, वो यही है। कौन सा है, रूट। द सोर्स वाइट एंड वेट। जड़ आपने देखा होगा वो जनरली वाइट कलर का होता है और गीला होता है, क्योंकि वो पानी मिट्टी के भीतर है, तो वो पानी भी एब्जॉर्ब करता रहता है, तो वो गीला रहता है जनरली। द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ। मोस्ट सेंसिटिव क्यों, क्योंकि अगर पेड़ को मारना है तो आपको जड़ को बोला जाता है ऐसे भी कि किसी चीज़ को ख़त्म करना है तो उसको जड़ से ख़त्म करना है। तो ये बहुत सेंसिटिव है, अगर जड़ में थोड़ा सा भी कुछ हो जाता है तो पेड़ जल्दी ही मर जाएगा। तो ये सेंसिटिव है। हिडन है, हिडन क्योंकि वो मिट्टी के भीतर रहता है। देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चोकिंग। पर अभी भी हुआ नहीं है, अभी भी पेड़ में जान बाकी है। तो अब बोलेगा देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चोकिंग।
तो आपको ये लाइन देके पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द मैटर। मैटर मतलब इससे पहले जो भी हुआ है कि हम लोगों ने पेड़ को निकाल लिया है मिट्टी के भीतर, मिट्टी से, और उसका जो रूट है वो एक्सपोज हो गया है, जो वाइट और वेट कलर का है, वाइट कलर का है, वो एक्सपोज हो गया है, पर अभी भी मरा नहीं है पेड़। तो द मैटर इज़ नॉट येट डन। तो अब क्या होगा, स्कॉर्चिंग एंड चोकिंग, मतलब ये जो धूप है, धूप में क्या होगा, वो जड़ है जो सूख जाएगा, एकदम सिकुड़ जाएगा। चोकिंग मतलब उसको अब ना पानी मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है, तो धीरे धीरे वो दम तोड़ेगा। चोक कर देना मतलब बोलते हैं ना कि दम अटका देना, तो यहाँ पे ये होगा उसके साथ। इन सन एंड एयर, खुले वातावरण में जब उस पर धूप पड़ेगा उस रूट पे, तो वो क्या होगा, ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टनिंग, विदरिंग। ब्राउनिंग हार्डनिंग मतलब वो जो नरम रूट था वो अब क्या हुआ, धीरे धीरे वाइट से ब्राउन कलर में हो गया, चेंज हो गया, और साथ ही क्या हो गया, वो हार्ड होते जा रहा, मतलब वो धीरे धीरे उससे जान निकलती जा रही है। ट्विस्टिंग, आपने देखा होगा कि पहले जब जड़ निकलता रहे तो वो ऐसे सीधा रहता है, लेकिन जैसे ही इसमें से ये पानी निकल जाता है या सूख जाता है तो वो टेढ़ा हो जाता है, ट्विस्ट हो जाता है। विदरिंग मतलब धीरे धीरे आपका वो ड्राई हो रहा और उसमें से जान निकलते जा रहा है, मरते जा रहा है। एंड देन इट इज़ डन, ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये लाइन दे देगा, बोलेगा देन इट इज़ डन, व्हाट इज़ डन। तो देन द ट्री इज़ किल्ड, देन द ट्री गेट्स किल्ड। तो यही था पोएम। इसमें अगर आपको बोलता है कि समरी लिखने, तो मेन इसमें लिखना यही है कि भले ही इस पोएम में जो पोएट हैं जी पटेल, वो बता रहे हैं कि किस तरह से एक पेड़ को मारना है, किल करना है, बट एक्चुअली में वो हमें ये संदेश देना चाह रहे हैं, इज़ ट्राइंग टू गिव अस द मैसेज दैट वी शुड नॉट किल अ ट्री। Actual message of the poem is that, okay. So in the first paragraph, the poet tells us about the tree, how it consumes the earth, it absorbs sunlight, air, water, and grows out of the earth crust. In the second stanza, he is telling how not to kill a tree. So if you hack and chop a tree, and so that much pain won't kill it, the bark will heal and small twigs will grow again, small twigs coming out from the wounded tree again grows back to a tree of formal size. So if you want to kill a tree, you need to uproot the tree. You need to take out the root out of the earth cave, and when the source of the tree is exposed to sunlight and air, so it gets hardened, it changes its color, and ultimately the trees die. So finally the poet wants to give us the message that the nature or the tree is far more resilient or stronger than us, so we should not destroy our nature, otherwise it will affect us only. So this is the summary. Let us quickly do the question answer. देखते हैं यहाँ पे सही किया हुआ है कि नहीं. It takes much time to kill a tree. The statement indicates a sense of impatience that it takes much. No, sense of irony. Yes, a sense of irony, because यहाँ पे एक ironical way में ये poem लिखा गया. The observation about the growth of the tree is the tree grows slowly, the tree does not grow at all, the tree grows steadily. हाँ, तो इसका ये सही है, the tree grows slowly. The phrase earth cave indicates the cave in which tree was planted, the hollow in which the tree grew, the earth, the gaping hole in the when the, हाँ ये correct है, D ही होगा. In the poem the killing of a tree is described as
a healthy exercise, a deliberate act, a woodcutter job, an innocent act. a deliberate act होगा इसका. The poet seems to suggest that in order to kill a tree, plucking all the leaves, nahi. Some pain will do the job, nahi. Cutting the branches, nahi. Total destruction of the roots will do the job. Very right, correct. Where does the irony lie in the poem? The killing is almost ceremonial. Yes. ओके यहाँ पे बोला जा रहा है कि वेयर डज द आयरनी लाई इन द पोएम. इसमें जो आयरनी है जो पोएम में वो कहाँ पे ज़्यादा दिखता है, माने कब दिखता है. तो यहाँ पे ये थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजिंग लग रहा है. एक्चुअली दैट किलिंग इज़ ऑलमोस्ट सेरेमोनियल, दैट ट्रीज डोंट डाई, द नेचर इज़ रेजिलिएंट, द मैन इज़ अ किलर. नहीं, ये सही है, सही है. ये यही होगा, दैट किलिंग इज़ ऑलमोस्ट सेरेमोनियल. इन व्हाट फॉर्म ऑफ वर्स इज़ द पोएम रिटन इन. फ्री वर्स, ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया था. ऑन व्हाट टोन डज द पोएम एंड. ऑफ अचीवमेंट, ऑफ ट्रेजेडी, ऑफ जॉय, ऑफ आयरनी. हाँ, ऑफ अचीवमेंट होगा क्योंकि लास्ट में इस तरह से बोला है फाइनली इट इज, मतलब हम लोगों ने कोई टास्क अचीव कर लिया, तो इज अचीवमेंट. व्हाट मेक्स दिस पोएम इजी टू रीड. कन्वर्सेशनल इज. हाँ, ऐसा लग रहा है कि कोई हम लोगों से बात कर रहा, तो ये सही है. ओके, यहाँ पे अब कुछ लॉन्ग आंसर्स हैं. तो अगर आप लोगों को और भी कोई क्वेश्चन में डाउट हो रहा है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं या इसके अलावा कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट कर सकते हैं. या फिर अगर आपको कोई लाइन सही से समझ में नहीं आया है वो भी कर सकते हैं. और अगर आप कोई दूसरा पोएम समझना चाह रहे हैं या सीखना चाह रहे हैं तो आप उसे भी कमेंट कर सकते हैं. और फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी किसी भी तरह की मदद हो रही है तो इन रिटर्न आप इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी समझ पाएँ अगर आपको मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.